बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर उन्होंने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, मुज़फ़्फ़राबाद गए। वहाँ पे जो शहदा तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से हैं उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया, शहदा की यादगार पर हाज़री दी। उसके बाद फिर कानून साज़ असम्बली आज़ाद कश्मीर से उन्होंने ख़िताब किया और ख़िताब के बाद ख़ास तौर पे जो ख़िताब के नुकात अगर हम उसकी बात कर लें तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो सपोर्ट है, अनकंडीशनल सपोर्ट है कश्मीर कॉज़ के लिए, सफारती महाज पे, अखलाकी महाज पे और सियासी महाज पर वो उन्होंने जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। और उसके साथ उन्होंने कहा कि जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है और जो इंडिया वहाँ पे जो फाशिज़म कर रहा है, पाकिस्तान उससे गैर मुतालिक नहीं रह सकता, पाकिस्तान इंडिफरेंट नहीं रह सकता, पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और एक ऐसा डिसीजन जो कि मुतनाज़ा भी है, गैर मुनसिफाना भी है और इंटरनेशनल किसी भी बेंचमार्क के ऊपर, पैरामीटर के ऊपर इसे अगर रखा जाए, तोला जाए तो इससे यही पता चलता है कि उनकी जो अदलिया है हिंदुस्तान की वो भी टोटली सेफ्रनाइज हो चुकी हुई है। उस पर भी उनका ये कहना था कि इस फैसले से जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो मसला कश्मीर है, वो तब्दील नहीं हो सकता, वो बदल नहीं सकता। इस पर पहले मौजू में बात करेंगे। इससे पहले मेहमानों से तारुफ करवाऊँ। सबसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो खिताब किया है कानून साज़ असम्बली से, उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा आपसे वो दिखाते हैं। The word Pakistan is incomplete without Kashmir. Pakistan cannot remain indifferent to what happens in Jammu and Kashmir. It is a party to the dispute. Kashmir runs in our blood. That is why Jammu and Kashmir dispute remains an important facet of Pakistan's foreign policy. We are duty bound to play our role in the just and peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. The Indian government or its judiciary have no right to take unilateral measures against the will of other parties to the dispute, that is, the Kashmiri people and Pakistan. सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं जी। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। असद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर तजियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं। एकेडमिया से ताल्लुक़ रखती हैं डॉक्टर शगुफ्ता अशरफ साहिबा, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। सवाल होगा एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब, ये फरमाइएगा, एक तो जो डिसीजन आया है उस पर आप ज़रा अपना जो एनालिसिस है और बतौर कश्मीरी आप किस तरह से इसको देखते हैं, और दूसरा जो वज़ीर-ए-आज़म ने रेसिप्रोकेट किया है, जिस तरह से जाके आज़ाद कश्मीर में वो जाके आपकी जो हुर्रियत आज़ाद कश्मीर की शाख है उससे भी जाके मिले हैं, उससे कितना एक मुस्बत मैसेज गया है उस तरफ कश्मीरियों को? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की बात है, ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले से कि ऐसे फ़ैसले हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट देती आई है और रीजनिंग भी आलमोस्ट वही होती है। इससे पहले हमने अफजल गुरु साहब का केस देखा जिसमें आप बखूबी जानते हैं कि कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस वहाँ पे नहीं था, लेकिन टू सेटिस्फाई द पब्लिक कॉन्शियंस तो उन्होंने फैसला दे दिया। और इसी तरह से जब इस फैसले का जो क्रक्स हम देखेंगे, वो कहते हैं कि चूँकि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किया, गवर्नर साहब ने उसको कंसर्ट दे दिया, तो चूँकि अगर हम इस ऑर्डर को चैलेंज जो किया है इसको वायलेट करते तो फ्लड गेट खुल जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव आपके मेरिट जो उसका था, इसको जो चैलेंज किया गया था उसको उसने इतना ज़्यादा नहीं छेड़ा। तो बात यह सर कि देखिए जो ये फैसला था, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। जब हम 5 अगस्त के फैसले को कहते हैं, जब इसने ये ऑर्डर पास किया, 370 ख़त्म किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से इंडोर्स किया, इसका मतलब है कि उसने उस इंटीग्रेशन को एंडोर्स किया जो 5 अगस्त का था। इसका मतलब है हिंदुस्तान के साथ कश्मीर इंटीग्रेट नहीं हुआ था, यानी कि ये अलहदा कोई मामला था, देयर वाज नो इंटीग्रेशन, यानी कि डिस्प्यूट था। उसके बाद जब हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या हम देखते हैं क्या यूनाइटेड नेशंस की करारदादों को इंडियन सुप्रीम कोर्ट सुपरसीड कर सकता है? नो, नेवर एवर, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का फैसला है
उन्होंने ये क्या फैसला किया है कि कश्मीरियों को हक को दिला दिया है। ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था एक पॉलिटिकल फैसला था, लीगल फैसला ही नहीं था, क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो फिर अपनी रीजनिंग देनी है लीगली। जब हमारे वकला खासकर जफर शाह साहब एक रिनाउंड लॉयर है श्रीनगर कश्मीर के, जब वो इस केस को जनाब बहस कर रहे थे, जो 16 दिनों का इसका ट्रायल चल रहा था, आर्गूमेंट्स के दौरान हमने देखा जो खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उनका जो था आप देखिए कि वो कितने बायस थे कि वो एक तो वो डिस्प्यूटेड नेचर पे वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पे वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे, जबकि वो बखूबी जानते हैं, इज़ अ वेरी गुड जूरिस्ट, एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड जूरिस्ट है, उसको पता है कि 370 किन हालात में इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि बकौल जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है डिफेंस कम्युनिकेशन इंडियन चीफ जस्टिस ने खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है। इन्होंने देखे ना, ये इन्होंने खुद इनकॉर्पोरेट किया और इन हालात में अभी फैसले के बाद तोड़ा है उन्होंने, 100% तोड़ा है। देखिए उन्होंने जो कमिटमेंट की है, ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ 1950 में, उसके बाद उन्होंने 370 इनकॉर्पोरेट किया था, ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। ये कोई उसके बाद जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनकॉर्पोरेट किया है तो आपने फिर पॉलिटिकली, अगर वो पॉलिटिकल डिसीजन था तो आप तो पॉलिटिकली लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना था आपका, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन नहीं था, एक पॉलिटिकल डिसीजन था। तो ये इसमें तो प्राइम मिनिस्टर पे आ जाएं जरा। प्राइम मिनिस्टर देखिए जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो इनका जो कल आज़ाद कश्मीर का दौरा उन्होंने किया है, वी हैव बीन थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने हमेशा इखलाकी सियासी सफारती मदद की है, बट इट हैज़ टू गो बियॉन्ड दिस, इससे आगे जाने की ज़रूरत है। एक तरफ से हिंदुस्तान आपका जो कश्मीर की जो डिस्प्यूट है इसमें अटैक करते जा रहा है, हर दिन एक नई चीज़ ला रहा है और नया डिबेट खोल रहा है। आप देखें जिस दिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, दूसरे दिन आपने इंडियन पार्लियामेंट में एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, ये अटैक हुआ और डाइवर्ट कर दिया सारा अटेंशन पूरी दुनिया का पाकिस्तान को। जनाब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कश्मीरियों को आपने मैसेज देना था ज़रूरी कि इस फैसले से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिस तरह कश्मीरियों की जदोजहद पे कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जी पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने, जाकर स्पीच करके, शहदा की यादगार पर जाकर, फिर हुर्रियत के साथ मुलाकात करके। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज और इसकी बहुत शिद्दत से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। एंड दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही, व्हाई इट इज़ सो, बिकॉज परवेज़ साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जी वो जो कश्मीर का मुकदमा है, कश्मीर का जो इशू है और जो वहाँ उसके ऊपर UN के रेजोल्यूशंस हैं, वो तो आज भी उसी तरीके से मौजूद है, उनको तो आप नहीं कर सकते। दूसरा जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट, डोंट कॉल इट इंडियन सुप्रीम कोर्ट, call it a BJP Supreme Court or Hindutva Supreme Court, because it has no concern basically कि आप ये कहें कि ये कोई लोगों को इंसाफ दे सके हों, और फॉर दैट मैटर 80 लाख से ज़्यादा कश्मीरी हैं जिनका मुकद्दर इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ था। और अगर हम 370 या 35A की भी बात करते हैं, फाइन, ये आप कहने को तो कहते हैं जी कि ये एक सियासी एक लिहाज से उनका एक कंप्रोमाइज़ है थोड़ा सा। वाई, बिकॉज नेचर वाइज क्या थे वो आता है ना, मुनाफकत इसकी बीच में आती है, नेहरू की आती है, इंदिरा गांधी की आती है, सब्सिक्वेंटली फिर आप कांग्रेस को और बीजेपी को ले लें। दे वांटेड टू गेन टाइम उन्होंने गेन किया और उसके बाद फिर बीजेपी जिस तरीके से आई, और नरेंद्र मोदी अगर आपको याद हो, इवन व्हेन ही एंटर्ड इनटू द पॉलिटिक्स, इसने तो उठा के कहते हैं कि धरना दे दिया था कि भाई ये कश्मीर का स्टेटस खत्म करना इज बेसिकली माय इंटायर पॉलिटिकल स्ट्रगल। 2014 में भी बात ठीक है, अब वो विद इन देयर ओन कंट्री लेट देम डू व्हाटएवर दे फील लाइक। ना तो हमारा, ना हमारे जो पाकिस्तानी जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर है, और फिर हमारे भाई बहन जो कि मकबूजा कश्मीर इंडियन इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर हैं, उनके किसी मौक़िफ़ में तब्दीली, उनकी जद्दोजहद में किसी तरह की तब्दीली आ सकती है। आई वुड से कि ना फिर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर किसी तरह का आप समझते हैं कि जी किसी तरह की कोई इसके अंदर कुछ चेंज आ सकता है कि नहीं भाई ये तो इंडियन हुकूमत ने या इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया एंड वी हैव टू अबाइड बाय दैट, बिकॉज अभी कह रहे स्ट्रांग मैसेज गया है प्राइम मिनिस्टर की विजिट से। वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज, वेरी स्ट्रांगली वर्डेड मैसेज, एंड आई वुड से कि शायद हमें इससे बहुत आगे जाके देखना है। इट इज़ नॉट ओनली कि हम यहाँ पर अपने आप को रोक लें, नो, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू तो है, लेकिन इससे आगे भी जाना, इससे हम बहुत आगे जाना है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज अगेन वी हैव टू गो टू यूनाइटेड नेशन के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, P5 की आप बात करते हैं, तमाम फोरम की एक्सरसाइज करेंगे। और आपसे बहुत इससे पहले भी बात हो चुकी है। अब हमारे जो सिलेक्टेड लोग हैं यहाँ से,
ان کو باہر کے ممالک میں بھیجنے کی ضرورت ہے. یہ جو انڈین پروپیگیشن آپ دیکھتے ہیں نا اگینسٹ پاکستان, اگینسٹ کشمیریز, اور پھر دیکھیں نا یونائٹڈ نیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گروپ آف پیپل, یہ گروپ آف پیپل نہیں ہے, یہ 80 لاکھ لوگ ہیں, ان کی قسمتیں اوورال 12 ملین بنتے ہیں, صحیح. اگر وہ کسی ملک کے ساتھ, کسی جگہ کے ساتھ متفق نہیں رہنا چاہتے تو وہ اپنی آزادی کے لیے نہ صرف یہ کہ جد و جہد کر سکتے ہیں, اس آزادی کے لیے آپ ویپنز بھی اٹھا سکتے ہیں. اٹ از دیئر ان دی چارٹر آف یونائٹڈ نیشن. ہاؤ ڈو یو سے کہ انڈیا کین ڈینائی دس؟ جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر شگفتہ صاحبہ, اس میں آپ کو انوالو فرمائیے گا. ایک تو جو وزیر اعظم نے وزٹ کیا ہے آزاد کشمیر کا, اور انہوں نے خطاب بھی کیا ہے قانون ساز اسمبلی سے, کشمیری اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے ہوں, یا جو ڈائسپورا کشمیریوں کا باہر بستا ہے, کتنی ہوپس اس سے ہائی ہوئی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ٹائملی ڈیسیژن لیا گیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے. سپریم کورٹ آف انڈیا کا ڈیسیژن آتا ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہی پرائم منسٹر آف پاکستان آزاد کشمیر میں تشریف لاتے ہیں اور کے کیبنٹ کے ساتھ میٹنگ کو چیئر کرتے ہیں. اور جو ورڈنگ انہوں نے استعمال کی اپنی خطاب میں, انہوں نے کہا کہ فریڈم اسٹرگل ول ناٹ بی شیکن بائی illegal actions of India but will be strengthened. کہنے میں یہ ایک لائن ہے, لیکن یہ اتنی پاورفل لائن ہے جس سے کہ کشمیریوں کے نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے کشمیریوں کے حوصلے مزید جو ہے وہ اس سے بلند ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو کہ کلیم بھی کرتی ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ڈپلومیٹکلی, مورلی, ہر فورم پہ, ہر جو ہے لحاظ سے کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کو پروموٹ بھی کر رہی ہے, پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے اور سپورٹ بھی کر رہی ہے. اس گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کا اس ٹائم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دینا, میں کہتی ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ ان کی جدوجہد میں کھڑے ہونے کے جو ہے وہ مقابل ہے. تو یہ صورتحال اس میں, کیونکہ دوسری طرف جب سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا, جیسے کہ پہلے پینلسٹ اس پہ بات کر چکے ہیں تو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن ایک چیز جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کا کشمیر کے اسٹیٹس یا کرنٹ جو اسٹیٹس اس کا چل رہا ہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب بھی آپ نے دیکھا کہ 2019 کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل کے 3 سیشن ہو چکے ہیں اور سیکیورٹی کاؤنسل نے اپنی پوزیشن کو بار بار ریٹریٹ کیا ہے. 3-4 پوائنٹ میں جو مین ہے وہ میں چاہوں گی کہ اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کر لوں. نمبر 1 کہ کشمیریوں کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے وہ انٹیکٹ ہے, اس کا اسٹیٹس جو ہے ٹیریٹری کا, انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کا, وہ انٹیکٹ ہے. جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں کشمیر پہ کہ کشمیریوں کا ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن فیئر. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آگے آپ ہی کہہ رہی ہے کہ ان کا جو رائٹ ہے جو یو این نے دیا ہے اس پہ کوئی نہیں آیا, کوئی فرق نہیں پڑا. میں اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائے گا کہ ایک طرف تو انڈیا کشمیریوں کے اوپر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے, دوسری طرف وہ وہاں پہ جو پنڈت ہیں ان کی آخری رسومات بھی خود ادا کرتے ہیں, خود سے ہی سارا انتظام کرتے ہیں. یہ جو کشمیریوں کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہے اپنے دوسرے کشمیری بھائیوں کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے, اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے کہ ایسے وقت کے اندر جب تمام مصائب کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے پنڈت بھائیوں کو اور ان کی فیملیز کو نہیں چھوڑے, شادیاں بھی کرا رہے ہیں اور آخری رسومات بھی ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یاسر صاحب, کشمیری پنڈت اور ہم صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ہمارے کوئی اتنے اچھے تعلقات تھے کہ جیسے آپ نے کہا شادیوں میں, خوشی غمی میں ہم شامل ہوتے تھے. بلکہ 1947 میں جب یہ پورا ساؤتھ ایشیا جل رہا تھا, جب پارٹیشن ہو رہا تھا, لوگ مر رہے تھے, تو اس وقت بھی مہاتما گاندھی نے کہا کہ مجھے اگر روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے تو وہ کشمیر میں آ رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہندو مسلم فساد کبھی ہوا نہیں. لیکن چونکہ 1992 میں جب ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوئی اور اس وقت جگموہن تھے, اس نے بائی ڈیزائن ان کشمیری کو وہاں سے نکالا اور ان کو باہر بسایا اس مقصد کے ساتھ کہ کشمیریوں کا قتل عام میں جاری رکھوں گا اور دنیا میں یہ پورٹرے کروں گا کہ کشمیر ایک کمیونل موومنٹ ہے. لیکن وہ کشمیری آج بھی کشمیر آ رہے ہیں تو انہی کے مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں. جب ان کا کوئی فوت ہوتا ہے اس کو دفن بھی ہم کرتے ہیں اور ہم ان کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ان کا بھی قبول کرتے ہیں. ہم حق خود ارادیت اپنے لیے نہیں مانگتے مسلمانوں کے لیے,
हम कहते हैं कश्मीरी पंडित में भी उसमें बराबर का शामिल है, और बहुत सारे लोग आप देखें हैदरनाथ वहाँ जो हमारा बड़ा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है जिसको हिंदुस्तान ने 92-93 में मारा, सबसे पहले वो दुनिया के सामने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ते थे, हमारे बरादराना ताल्लुकात है। और ये कहना कि ये जो तहरीक है वो सिर्फ मुसलमानों नहीं, कैसे है, इसमें सिख भी आप देखें, देवेंद्र सिंह बैल हमारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो जम्मू से है, वो सिखों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जनाब खवातीन की इसकी नुमाइंदगी है। वो पंडितों को हमने ऑफ़र की कई दफ़ा, चूँकि इंडिया ने उनको बाय डिज़ाइन बाहर रखा है, लेकिन फिर भी वो मुलाकातें करते हैं, जब भी कश्मीर आते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हमसे मिलते हैं और तरस से हमसे मिलने के लिए। वो हमारे कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं और भाई रहेंगे। और हम ये ज़रूर कहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, हम हक़ खुद इरादियत का जो राइट है सिर्फ अपने लिए नहीं, उन पंडित भाइयों के लिए भी, तमाम इसलिए हिंदुस्तान उनको कितना ही जहन में कितना ही जहर भर लेगा, कभी हम कम से कम कम्युनल हार्मनी कश्मीर की वो नहीं तोड़ेंगे जो हमारी है। ठीक पॉइंट आ गया जी। मुझे प्रोग्राम में अगले मौजू की जाने बढ़ना है। अगला मौजू है जनाब हिंदुस्तान की जो ड्रामाबाजी है, वो हम देखते हैं कि हर थोड़े अरसे के बाद जब उसे कुछ बड़े वाक़े से तवज्जो हटानी होती है या फिर अपनी कमियों पे पर्दा डालना होता है, तो कोई ना कोई इस तरह का वाक़या वो कर देता है। ये अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो कुछ देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट पे एक मरतबा फिर जनाब नाम निहाद एक अटैक से सामने आया है, जिसके जो नतीजे में हमने देखा कि 2 लोग ऐसे थे जिनके पास जो है वो एक गैस बॉम्ब मौजूद थे, जिन्होंने जाके उस क्लस्टर को वहाँ पे एक्सपोज किया और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो पकड़े भी गए, लेकिन उसे ह्यू एंड ट्राई हुआ और वहाँ का जो मीडिया है वो तमाम जो तवज्जो थी वो उस फैसले से हट के इस तरफ आ चुकी है। ये इंडिया कब तक करता रहेगा? एक तरफ तो ये बात बनती है कि इन्होंने कितनी बड़ी प्लानिंग की है, दूसरी तरफ ये बात बनती है कि इनकी सिक्योरिटी apparatus इतना नाकाम नाकिस हो चुका हुआ है कि या ये मामला हो या इसके साथ एक और मामला हो कि इनके जो कीमियाई जो मवाद हैं वो दिल्ली के अंदर और दूसरे इनके शहरों के अंदर फिर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सिक्योरिटी होने का इंतजाम नहीं होता। तो एज अ स्टेट ये कितनी ज़्यादा कोलैप्स करती जा रही है, एक रिपोर्ट भी है इस पे, पहले आपको दिखा देते हैं। भारतीय पार्लियामेंट में इजलास के दौरान 2 नौजवान अचानक विजिटर्स गैलरी से उठे। एक नौजवान ने जूते से स्मोक शेल निकाला और जर्द धुआं छोड़ दिया। ऐवान में अफरा तफरी फैल गई, ताहम अराकीन ने उन्हें पकड़कर सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। भारतीय पुलिस का दावा है कि नौजवानों के 3 साथियों को पार्लियामेंट के बाहर से भी गिरफ्तार किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कर्नाटक से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट प्रताप सिन्हा ने उन्हें पास जारी किया था। ऐवान के अंदर मौजूद अरकान ने बताया कि नौजवान आमरीयत कबूल नहीं की जाएगी जैसे नारे लगा रहे थे। भारतीय पुलिस का कहना है कि 5 गिरफ्तार अफराद ने बेरोजगारी से तंग आकर ये सब किया। इससे कबल 13 दिसंबर 2001 को जब भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो इल्जाम दूसरों पर आयद किया गया, लेकिन इंडियन वजारत दाखिला के साबिक अफसर ने अदालती बयान में ये राज अफशा किया कि इस हमले में कोई बैरूनी ताकत नहीं बल्कि खुद भारतीय हुकूमत का हाथ था। कहा जा रहा है कि इस बार भी ये कार्रवाई महज ड्रामा साबित होगी, जिसका मकसद मोदी सरकार के लिए हमदर्दी समेटना था। जी असद साहब, ये फरमाइएगा, इज इट अ नॉर्मल थिंग? देखिए, एक मैं आपसे कहूँ, अच्छा है आप बीजेपी की हुकूमत हो या इससे पहले इंदिरा गांधी की, दे आर एक्सपर्ट एक फॉल्स फ्लैग एक्शंस करने के, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने के। और जो स्पेशली अभी इंसिडेंट आपने जैसे बताया कि 2 नौजवान जो थे विजिटर्स गैलरी में थे, नीचे आए, आपने नॉर्मली देखा होगा शादियों के अंदर भी इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको आग लगाते हैं और वो एकदम से थोड़ी देर के लिए जलती है। इट वाज एग्जैक्टली ऑफ द सेम, कोई कैप्सूल था और उसके अंदर आपने देखा कि गैस थी और सारी चीज़ें आपने सामने देखी। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। ये होता क्या है कि एक बहुत ही एक उन्होंने नैरेटिव बनाना होता है, और अभी ये बहुत सारी चीज़ें आपको आइंदा आने वाले महीनों में भी आपको नज़र आएंगी, बिकॉज उनके इलेक्शंस उनके सर पे हैं। और बीजेपी द वे दे आर वर्किंग, दे आर होपिंग कि जी अगला जो 5 साल का टेन्योर है वो भी उनको मिलना चाहिए। ये तो इस जस्ट द बिगिनिंग वाली आप जो बात करते हैं, चाहे ये इंसिडेंट हो, उससे अगर 2001 की अगर आप बात करते हैं तो मैं समझता हूँ इससे कोई भोंडी सिक्योरिटी किसी पार्लियामेंट की हो नहीं सकती। एक गाड़ी आती है, उसके अंदर 5 लोग बैठे होते हैं, उनके पास वेपन्स भी हैं, उनके पास सुसाइड जैकेट्स भी मौजूद हैं। दे एंटर और कार पार्क से जैसे निकलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट फायर शुरू कर देते हैं। सो व्हाट वाज दैट? अच्छा, उससे पहले आप हैरान होंगे कि अगर ये इस तरह पार्लियामेंट पे उन्होंने अटैक करना होता
उससे 40 मिनट पहले तो पार्लियामेंट के इजलास तो खत्म हो चुका सेशन था, खत्म हो गया। तो या तो उनको सेशन पे जाना चाहिए था और उसके अंदर एक लिहाज से कूद जाना चाहिए था. सो इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द मासेस. वाली आप ये बात करते हैं. ये था. अच्छा, दूसरा आपसे सवाल होगा कैसे ये फरमाइएगा कि अगर हम इनकी सिक्योरिटी को भी देख लें, लेटली हमने देखा कि इनकी सिक्योरिटी के अंदर इतनी ब्रीचेस हुए हैं जिसकी वजह से इनको बड़े बड़े नुकसानात भी हुए हैं. तो एक तो ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त सिक्योरिटी अपरेटिस है, इनके फ्लाइंग कॉफिन्स देख लें या बाकी देख लें, इनकी अफवाज का हाल, या पैरामिलिट्री का हाल, या सिक्योरिटी बाकी जो पुलिस का हाल, वो कितना मखदूश हो चुका है कि जिसका दिल चाहता है जहाँ जाता है वो घुस जाता है. देखिए सर, जब आपकी जो फौजें होती हैं ना, जब वो आउटर बैरक्स होते हैं और जब आप इनको इम्यूनिटी देते हैं, फ़र्ज़ करें जब आपने मकबूजा कश्मीर में 10 लाख फौजें आपने वहाँ पे रखी है और उन पे आप कहते हैं कि आप जिसको मारना चाहे मारो, तो आपको कोई कानून आपको डील नहीं करेगा, आपको कोई सज़ा नहीं होगी, तो वल्गैरिटी तो आ जाती है, सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है. मकबूजा कश्मीर में इनके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द करप्शन, लोगों को उठाते हैं, पैसे लेते हैं. जब कोई आप इतनी ज़्यादा लीनेंसी अपनी अफवाज को देते हैं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को, तो वो फिर खोगर हो जाते हैं, उनसे कोई तवक्का नहीं रहे. लेकिन जहाँ तक आप बात करते हैं आज के इस जो इनका देखिए जी, पास इशू करने वाला कौन है? वो है बीजेपी का बंदा है. और आगे जो अंदर जाता है ये हिंदू है, मुसलमान नहीं है आज की दफ़ा, वरना ये इल्ज़ाम लगा होता. जैसे असद साहब ने कहा कि ये एक हवा क्रिएट की जाती है. जिससे पहले उन्होंने 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो उस वक्त एक कमीशन बना था कि जो बिल्डिंग्स उन्होंने आइडेंटिफाई की थी कि हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन में, जिनको आपने ब्लैंकेट सिक्योरिटी, उनमें पार्लियामेंट भी है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे हुआ है, ये बाय डिज़ाइन हुआ है. क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2018 में भी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पुलवामा का जो अटैक था जहाँ पे पता था उनको, उसके बाद सत्यपाल शर्मा ने, गवर्नर ने एडमिट किया. ये सारी चीज़ों को अलाउ करते हैं. और सेकेंडली चूंकि 11 को आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला अगेंस्ट, क्योंकि एक डिबेट बनना था, क्योंकि ये फैसला जो था, और कांग्रेस ने भी इसको, क्योंकि ये जो फैसला था ये इतना बायस्ड फैसला था, मिसकरेज ऑफ जस्टिस हम इसको कहेंगे, ये इतना खतरनाक फैसला था. इट वुड हैव बीन डिबेटेड ऑन द डिफरेंट टीवी चैनल. आपने अटेंशन डाइवर्ट कर दी, 2 बंदों को आपने वो स्मोक दे दिया, उन्होंने अंदर फैला दिया और सारे आपके चैनल्स लग गए, टॉक शोज आपने खत्म कर दिए. लेकिन मैं ज़रूर बात कहूँगा, सिक्योरिटी ब्रीच इनके हैं वो है, लेकिन उस सिक्योरिटी ब्रीच को ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. और ये सारा जो होता है बाय डिज़ाइन हो रहा है इंडिया में. बिल्कुल ठीक है. मोहतरमा, आपको इसमें शामिल करूंगा. डॉक्टर साहबा, ये फरमाइएगा, अगर इस चीज़ को सही भी मान लिया जाए कि वो यूथ जो है वो तंग आ चुकी है बीजेपी की इन पॉलिसीज से, तो जो उन्होंने कहा आमरीत नामंजूर, तो इसका इशारा किसकी तरफ था? जी, बेसिकली तो ये जो सारा, जैसे बाकी लोगों ने बताया, ऑर्केस्ट्रा किया गया था सारा ड्रामा. अभी की जो इंडिया की जो हालात और हालत एक्सपोज हुई है दुनिया के सामने, तो उसमें इंडिया ने बेसिकली विक्टिम कार्ड प्ले किया है कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है. और बीच में ऑलरेडी अमरीत की जहाँ तक बात है, वो आरएसएस गूंज तो ऑलरेडी, और बीजेपी के जो सेफ्रॉन टेररिस्ट थे उसमें तो कोई दूसरी बात है नहीं कि उनकी जो डिक्टेटरशिप है और ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को कत्ल करना और एक्सट्रीमिज्म की बात है, उससे जो यूथ है और जो अवाम है इंडिया की, वो ऑलरेडी तंग है भी है. मणिपुर के मामले में, खालिस्तान के मामले में, कश्मीर के मामले में, नागालैंड के मामले में, और अभी जो इंटरनेशनली जो इंडिया के हालात हैं, कनाडा के मामले में, यूके के मामले में, यूएस के मामले में. अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इनकी जनवरी की तकरीब में आने से मना कर दिया. जी बिल्कुल, और उन्होंने रॉ का सारा जो सेटअप है वो भी रोल बैक कर दिया, उनके जो ये रिसेंट डेलीगेशन आया उसके बाद. तो वो जब हम कहते थे कि कुलभूषण यादव ने ऐसा किया है, तब ये सारे जो पावर प्ले वाले हैं नेशन, ये नहीं मानते थे. अब जब इनके अपने पे बात आई है, तो अब वो सारी बातें हमारी वाली जो कश्मीरियों के नौजवानों को कत्ल किया गया मुख्तलिफ जगहों में और कह दिया गया कि ये हादसा है, तो वो सारी चीजें अब जब दुनिया के सामने खुद खुल के आई हैं, तो फिर जाहिर सी बात है अब जो इंडिया की, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इन 2 नौजवानों को सही मान भी लिया जाए कि इन्होंने आकर अपना यहाँ पे अपने इमोशंस का इजहार किया है, तो वो इमोशंस वहाँ की इंडिया की यूथ के इमोशंस हैं, जहाँ पे गुर्बत है, अफलास है, पॉवर्टी है, उसका इजहार उन्होंने किया. और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है बीजेपी की परफॉर्मेंस के ऊपर. इज इट सो?
جی بالکل میرا خیال ہے کہ یہ وکٹم پلے زیادہ ہے انڈیا کو کہ دوسری طرف سے جو وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ماس اسکیل پہ کر رہے اس سے ہٹا کے دوسری طرف انہوں نے اس میں سے کوئی بھی بات ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. اور یہ پاورٹی اور اس طرح کی چیزوں کو سامنے جسٹ ڈائیورٹ اٹینشن کے چیز جو ان کا ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے. اور ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب, اسد محمود صاحب, ڈاکٹر شگفتہ صاحبہ, آپ نے آج کے موضوعات کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.